Hello everyone, welcome to Abhipedia. Right now everyone is caught up with their class 12 board exams, and as you guys know, if you are from the commerce stream, आपके अभी economics और accountancy exams बचे हैं. So I am here today with a very important topic, which is how you can write answers for your class 12 boards and a review of my own mark sheet. Guys, my name is Milap and I am a third year student of economics honors at Hansraj College right now, and I gave CUET and boards in 2022 and I got a full score in economics in both CUET and boards. तो मैं इसमें अपनी मार्कशीट भी रिव्यू करूँगा, as well as I will give you some general tips as to how you can write the answers in your board exams, and I will also discuss कि answer writing इतनी important क्यों है. So let's get right into it. फर्स्टली गाइज विल डिस्कस कि आंसर राइटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है. इसका एक मेन पॉइंट है कि जो आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, इट इज़ नॉट रियली एन आर्ट सब्जेक्ट. सो इट इज़ नॉट लाइक हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी जिसमें आप आंसर लिखते रहेंगे एंड आपको मार्क्स मिल जाएंगे. ऐसा नहीं है. you'll have to write very specific and relevant answers, I feel like, and जो आपकी word limit है उस पर adhere करना becomes very very important, because ultimately if you see it from the examiner's point of view, बात वही हो जाती है कि उतना ही चेक होगा जितना बोर्ड में लिमिट है, एंड अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑफ द आंसर आपको लिखना चाहिए आंसर. सो इकोनॉमिक्स इज़ नॉट रियली अ सोशल साइंस इन दैट एस्पेक्ट कि आप आंसर लिखते जाओ एंड आपको मार्क्स मिल जाएंगे. आंसर में जो पूछा है, क्वेश्चन में जो पूछा है, आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है, एंड आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहना है इन गिविंग योर आंसर इन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एज वेल. सो फॉर एग्जाम्पल अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स लिखने हैं, एंड यू हैव टू ऑल्सो चूज़ कि आपको पैराग्राफ में लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है, कहाँ आपको डायग्राम बनाना है. सो दिस ऑल रियली मैटर्स व्हेन यू राइट द आंसर. एंड अगर आप एक अनस्ट्रक्चर्ड वे में बिना सोचे समझे आपके जो माइंड में आया वो आप लिखते रहोगे तो मे बी आपको आंसर आता भी हो फिर भी आप उसे गलत करके आओगे. दिस हैपन्स इन बोर्ड्स एंड दिस इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस कि आपको आंसर कैसे लिखने आते हैं. आपको पहले अपने माइंड में उसको सोचना है, एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर in the sheet. You have to first structure the answer in your mind and then write. ऐसा नहीं है कि आप एक unstructured way में लिखोगे तो it really risks your marks. Even if आपको question आता हो, seemingly question might be very simple, है ना, as we will also see different types of questions as in they were in my mark sheet, है ना. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो, दैट रियली डजेंट मैटर. आप उसको कैसे लिखोगे, दैट्स ऑल दैट मैटर्स इन दी एंड, दैट्स व्हाट मेक्स और ब्रेक्स इट. ठीक है. सो दिस इज़ वाई आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बोर्ड्स एग्जाम. फर्स्टली वी विल डिस्कस द पेपर फॉर्मेट. आंसर राइटिंग में हर टाइप के क्वेश्चन के लिए अलग अलग आपको आंसर राइटिंग की स्किल बताऊंगा. सो फर्स्टली इफ़ वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर कि कैसे कैसे आपके पेपर में आने हैं. सो यू हैव 2 सेक्शंस इन द पेपर, मैक्रो एंड आईडी के लिए एक सेक्शन होगा, एंड देयर विल बी 20 क्वेश्चंस, 20 MCQ क्वेश्चंस विच वी विल नॉट गो इन टू मच दिस वीडियो. वी हैव वेरियस अदर वीडियोज जिसमें आपके MCQs प्रैक्टिस हो रहे हैं, एंड अदर फैकल्टी विच डिस्कस द स्ट्रैटेजी फॉर अटेम्प्टिंग MCQs. तो आई सजेस्ट आप उन्हें देखो जाके. दिस वीडियो विल बी फॉर योर सब्जेक्टिव पार्ट. सो इसमें आपके 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं ऑफ 3 मार्क्स ईच, which are to be answered in 60 to 80 words. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको वर्ड लिमिट के अंडर रहना है, बट आपको ये भी इंप्रेशन नहीं देना कि आपने कुछ मिस करा है. सो मूविंग ऑन, 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अगेन ऑफ 4 मार्क्स विच विल बी ऑफ 80 to 100 वर्ड्स. आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा, एंड देन योर 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 6 मार्क्स ईच विच विल बी 100 to 150 वर्ड्स. ठीक है गाइज, ये आपका ऑफिशियल पैटर्न है एज पर CBSE. इट इज़ टेकन फ्रॉम द ऑफिशियल CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर, एंड वी विल बी कवरिंग द आंसर राइटिंग स्किल अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न ओनली. 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए अलग कवर करेंगे, 4 मार्क्स के लिए अलग, एंड 6 मार्क्स के लिए हम अलग कवर करेंगे. सो लेट्स गेट इन टू द 3 मार्क आंसर राइटिंग फर्स्ट. सो फॉर योर शॉर्ट टाइप 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, इसमें जो मैंने पैटर्न ऑब्जर्व करा है फ्रॉम द लास्ट 5 to 10 ईयर्स के पेपर, इसमें आपके मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं जिसमें आपको सोचना कम पड़ रहा है, लेस थिंकिंग.
required in these questions, more of a factual based questions, कि डायरेक्टली आपको कुछ ऐसा पूछ लिया जाएगा जो मे बी आपने थ्योरी में पढ़ा होगा. इसमें आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा इतना, इसमें आपको बस देखना है कि आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है. सो इन दीज क्वेश्चंस you'll have to and according to the time also, since it's an 80 marks paper now, तो आपको टाइम इसमें बहुत ऑप्टिमाइज करके देना है. आपको इसमें इतना सोचना नहीं है. you will have to think of the structure and then write the question. It is assumed that you will probably know this question जो 3 marks का है. Let's discuss some examples जो इस टाइप के questions के हैं. Firstly, there is this question which was in my exam, CBSE 2022 में आया था. It is, are there any precautions that need to be adopted while estimating national income by the income method? Again, it doesn't really require thinking. If you remember it, it doesn't really require any thinking. आपको just answer frame करना है properly. Framing is the main part. ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा आपको. So if I delve into how I wrote the question, सबसे पहले मैंने इसमें intro लिखी है. If I destructure the question, कैसे कैसे इसमें आपको बताता हूँ कि मैंने क्या मेरी थिंकिंग प्रोसेस क्या था. तो पहले आई रोट एन इंट्रो विच इज़ बेसिकली द रेपिटेशन ऑफ द क्वेश्चन ओनली. कैट की प्रिकॉशंस टू बी अडॉप्टेड वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग द इनकम मेथड आर एज फॉलोज. ये लिखनी है एक बहुत, मतलब इट्स नॉट रियली, क्योंकि 3 marks का क्वेश्चन है. सो यू शुड राइट इट because it gives the impression of a long answer first of all, and it gives a good impression on the examiner. Secondly, I chose to write in points because in our school mostly SST में भी पहले भी 10th तक भी हमें points में लिखने को बोलते थे. and I believe कि it is a good way and it is a more efficient way कि examiner को भी पता चल जाता है कि how do I award marks, एक point के कितने marks देने हैं. तो I think I also advise everyone to write in pointers because it really clears things up with the examiner. ठीक है. And since there are two main precautions and you have to judge. So अगर precautions ज़्यादा भी होती हैं, बहुत सारी precautions हैं ऐसे तो, but आपको देखना पड़ेगा कि 3 mark का question है तो मैं 2 precautions दे दूंगा, it's more than enough. You can also check out the marking scheme from the sample question paper. उसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है कि अगर 3 mark का question है, precautions पूछी हैं, तो आप 2 precautions दे सकते हैं या फिर आप 3 precautions भी दे सकते हैं to be on a safer side. In my paper this question came for 2 marks, but इसका extension एक 3 marks में भी आ सकता है. So I wrote these 2 points in this. This was my first point and this was my second point. अब इसमें एक और बहुत important चीज़ है. Whenever you write a pointer, इसमें बहुत सारे और words हैं. Income from the sale of shares, stocks are to be not included as they are mere paper claims and do not correspond to production. तो इसमें जो important keywords मुझे लग रहे हैं, I highlighted them. जैसे इस पेपर में हुआ I highlighted them. This is also very important because again examiner को इतने सारे पेपर चेक करने हैं. तो अगर आपके main terms हैं वो highlighted हैं, that really makes a difference. So you should highlight all your main points. ठीक है guys. Moving on to another question. Also आपके जो short type questions हैं, इसमें आपको छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, which I like to call as one formula numericals. इसमें एक फॉर्मूला से आप आंसर निकाल सकते हो. बट अगेन स्ट्रक्चरिंग दिस आंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं ऐसे तो, बट कैसे आप स्ट्रक्चर कर रहे हो, सिंस इट्स अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी फॉर विच इट इज़ गिवन दैट इन्वेस्टमेंट इज़ 1000 crores एंड कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है. एंड दिस वॉज अगेन इन माई क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022. सो इसमें आई वुड लाइक टू, जो ऐसे मैथ्स वाले या फार्मूलाज वाले क्वेश्चंस हैं, आपको जो 3 marks में ये 1 formula क्वेश्चंस आ सकते हैं. आपको इसमें बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में चलना है. आपको सबसे पहले जो गिवन है क्वेश्चन में वो देना है, जैसे मैंने यहाँ दे दिया, एंड आपको टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड. सो गिवन इज़ की कंजम्पशन इज़ दिस, इन्वेस्टमेंट इज़ दिस, आई नॉट. ठीक है, दिस इज़, एंड देन आफ्टर यू राइट की व्हाट इज़ गिवन एंड टू फाइंड, then you have to use the principle. So this is the principle that I have used in solving the question. This is the principle or formula. Again, I don't recommend कि आप सीधा इसमें ये लिख दो कि AD is C plus I. You also write further explanations कि as the economy is in equilibrium, Y is equal to AD. इसमें ये वाली line कि as the economy is in equilibrium,
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें ये दे रखा है कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एज वी हैव टू फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल, तो हमें बताना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम पे ये कंडीशन होल्ड करती है, राइट? यू जस्ट कांट मेंशन कि y इज इक्वल टू AD, वी कांट अज्यूम इट. सिंस यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, you have to tell कि in the equilibrium this condition holds, so therefore we are applying this condition. So this is very important. आप blindly बस ये वाली चीज़ नहीं लिख सकते. Keep this in mind. उसके बाद तो it is just the application of this formula. This is the actual maths which you do. ठीक है, and end में you can write the answer in a box. ठीक है, ये एक अच्छा हो जाता है एंड में दोबारा वेरीफाई करने के लिए. मे बी यू नो इफ़ यू आर लकी द एग्जामिनर ओनली सीज दिस, है ना, ये भी फिर बढ़िया हो जाता है. बट दिस डजेंट मीन कि आप ऊपर वाली चीज़ें अवॉइड कर दो. सो द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन नीड्स टू बी मेंटेन्ड इन दिस एस्पेक्ट. आपको बहुत अच्छे से वे में, नीट से वे में करना है प्रोसीड. एंड अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में इशू आता है तो आप साइड पे क्वेश्चन पेपर पे या रफ वर्क में भी पहले सॉल्व करके देख सकते हो रफली अपने माइंड में, एंड देन आराम से आप कर सकते हो. दिस इज़ व्हाट आई डिड कि मैं पहले अलग से करके देख लेता था, है ना, एंड देन आई वुड राइट इट नीटली इन द मेन आंसर शीट. मूविंग ऑन, आपके जो 3 मार्क के क्वेश्चंस हैं इसमें यू विल ऑल्सो गेट द डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस. द सिंपल फैक्चुअल डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन इसमें आएंगे. जैसे कि 2022 में मेरी क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि डिफरेंशिएट बिटवीन नॉमिनल एंड रियल GDP. सो जस्ट जूमिंग इन दिस, इसमें क्या होगा कि अगेन आपको एक इंट्रोडक्शन लिखनी है. दिस इज़ द इंट्रो पार्ट. इंट्रो आपको लिख देनी है, बेसिक इंट्रो है. द डिफरेंसेस बिटवीन रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर एज फॉलोज. आप पूरा नाम भी लिख सकते हो इनका. इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन टू द एग्जामिनर दैट यू आर वेरी फॉर्मल इन राइटिंग एंड यू नो योर स्टफ. ये ऐसा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर को. And then in terms of writing the answer, what you can do is make a tabular form. I know many people like to do this in a paragraph form या फिर pointers form, but I recommend कि आप इसको tabular form में करो. It keeps it very organized and structured. तो talking about this part, also it is very important कि आप headings अलग से लिखो इसमें. एंड यू ऑल्सो राइट द बेसिस ऑफ योर डिफरेंस विच इज़ मीनिंग एंड इंक्रीज हेयर. कि अगर मीनिंग तो हो गया जो भी डेफिनेशन है टर्म की, एंड इंक्रीज विच मीन्स कि अगर वो इंक्रीज होगा तो उसका मीनिंग क्या है, ठीक है. बट यू कैन ऑल्सो मेक अ सेपरेट कॉलम फॉर दिस पर्टिकुलर बेसिस. आप यहाँ पे लिख सकते हो या फिर आप उसके साथ भी लिख सकते हो. इंपॉर्टेंट थिंग इज़ राइटिंग इट. सो आई सजेस्ट कि आप पैराग्राफ फॉर्म और पॉइंटर्स फॉर्म में ना लिखो, आप इस फॉर्म में आंसर लिखो. इट मेक्स इट वेरी क्लियर विद द एग्जामिनर. एंड देन कम्स द एग्जाम्पल. So in this sort of a question, example is very important as it can fetch you extra marks and it won't take much of your time. So I encourage कि आप जहाँ भी examples applicable हैं, you make good use of the examples. Like in this question probably example देना बहुत आसान है, but many people would avoid it out of laziness या फिर उनको लगेगा टाइम मैनेज नहीं हो सकता. but जहाँ पे भी examples दे सकते हैं वहाँ पे you should give, and जहाँ पे भी you might know examples, right? Now guys, coming to the 4 mark questions, these are also your short answer type questions in 80 to 100 words. ठीक है, इन क्वेश्चंस और जो पिछला हमने 3 मार्क के क्वेश्चंस करे उनमें फ़र्क यही होगा कि इसमें अब आपको सोचना पड़ेगा. These questions will be slightly tricky. ठीक है, they will be slightly more tricky, but the way of writing would be more or less the same as your 3 mark questions. Also they will have diagrams and stuff. These will be diagram based questions, figure based questions. ठीक है, like आपके they can be from your aggregate demand वाला chapter, determination of income and employment, और they can be from the BOP chapter, foreign exchange की price में fluctuations के basis पे हो सकता है. And if a numerical question is coming here, it will also be a bit tricky one. ठीक है, उसमें जगह उतनी लेगा वो, ऐसा नहीं कि इसमें वर्ड्स बहुत इंक्रीज होंगे न्यूमेरिकल में या बहुत लंबा हो जाएगा, बट इट विल बी मोर ऑन द ट्रिकी साइड. सो दैट विल बी द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज 2 टाइप्स ऑफ शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन. सो अगेन आई हैव एग्जाम्पल्स हियर एज वेल. ये क्वेश्चन था इन योर 2022 एग्जाम. It says, in a hypothetical economy, planned savings fall short of planned investments, leading to a fall in employment and income. Do you agree with the statement? Support your answer with a valid explanation. So again, this is a statement based question. तो इस सेक्शन में या इस शॉर्ट टाइप आंसर्स वाले 4 मार्क्स वाले में आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा दिखेंगे. दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बट ये आपको कंफ्यूज करने के लिए एक स्टेटमेंट दे देते हैं, है ना, एंड देन दे आस्क डू यू अग्री. सो इट गिव्स अ वेरी ड्रामेटिक इफेक्ट, एंड मे बी सम पीपल
people get afraid or scared after seeing these questions. So सबसे पहली चीज़ ऐसे क्वेश्चन में जब वहाँ पे डू यू अग्री लिखा हो, पहली चीज़ तो आपको अपना कंक्लूजन शुरू में ही दे देना है क्वेश्चन के. यू हैव टू थिंक अबाउट इट फर्स्ट. आपको यू हैव टू थिंक, मे बी मेक द डायग्राम इन द रफ कि अगर वो कह रहा है प्लान सेविंग्स आर लेस देन प्लान इन्वेस्टमेंट, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन. यू हैव टू गेट टू द कंक्लूजन फर्स्ट एंड देन गिव योर कंक्लूजन राइट इन द स्टार्ट. सो आई गेव इट राइट इन द स्टार्ट कि नहीं, द स्टेटमेंट इज फॉल्स ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस अगर हम लॉजिकली भी सोचें, उसने क्वेश्चन के पहले ही पूछा ना, डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट. सो नहीं, आई डोंट अग्री विद द स्टेटमेंट. यू कैन राइट दैट और यू कैन राइट द स्टेटमेंट इज फॉल्स ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स. सो अगेन आई chose to write pointers in this question. That is my style and that is what I have been doing from the start, and I recommend कि आप भी pointers में लिखो. It makes it very clear for the examiner to evaluate also. So इसमें सबसे पहले तो मैंने दे दिया कि AD is less than AS, AD is greater than AS. वो translate same situation होती है कि savings is less than investment और AD is greater than AS. I wrote pointers and then comes the, चलो ये pointers तो are normal only, then comes the diagram. डायग्राम में एक मेरी बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है या सजेशन है. काफ़ी लोगों को लगता है कि हम डायग्राम अलग से एक पेज पे बहुत बड़ा डायग्राम बनाएंगे तो वो बेटर लगेगा. आई डोंट थिंक दैट इज़ रियली द केस. आपको डायग्राम अपनी एक्सप्लेनेशन के नीचे, ऊपर या साइड पे ही बनाना चाहिए, बिकॉज देन द एग्जामिनर कैन रिलेट टू द एक्सप्लेनेशन एंड द डायग्राम. दे शुड बी इन सिंक एंड यू शुड ऑलवेज लेबल योर एक्सेस. आई सी मैनी स्टूडेंट्स डोंट लेबल देयर एक्सेस प्रॉपरली. जो भी वाई एक्सेस पे दिया हुआ है वो आपको लेबल करना है, एक्स एक्सेस पे वो लेबल करना है, ठीक है. एंड ऑल्सो यू हैव टू राइट एक्सप्लिसिटली वॉट यू आर लेबलिंग. इधर तो चलो आई डेंट राइट, बट इधर यू हैव टू राइट इफ वाई इट इज आउटपुट और रियल आउटपुट और समथिंग लाइक दैट. यू हैव टू राइट, यू हैव टू लेबल ऑल द पॉइंट्स प्रॉपरली. ए बी, ये इक्विलिब्रियम हो गया तो उसको ई बोल दो, है ना. यू हैव टू लेबल इट प्रॉपरली. यू हैव टू मेक दिस एंगल, जो आपका एग्रीगेट सप्लाई का एंगल होता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में, दैट यू हैव टू प्रॉपरली लेबल एज 45 डिग्रीज. दीज थिंग्स कैन समटाइम्स मैटर अगर एग्जामिनर इनके बारे में केयर करे, बट यू कांट टेक एनी चांस. सो या, यू हैव टू अज्यूम कि दीज थिंग्स मैटर, ठीक है. एंड एंड में यू हैव टू गिव अ कंक्लूजन एज वेल. सो आई गिव अ कंक्लूजन कि इट विल दस नॉट लीड टू अ फॉल इन इनकम और एम्प्लॉयमेंट एज प्रोड्यूसर्स हैव एक्सेस कैपेसिटी. यू हैव टू समराइज द होल आंसर in this 2-3 lines. Moving on, again a similar question कि define inflationary gap, state how the government can control the situation of inflationary gap using taxation policy. Again guys, यहाँ पे बहुत structured way में चला मैं. यहाँ पे पहले आपने first point में meaning दे दिया, what is inflationary gap, what causes inflationary gap and inflationary gap की implications क्या होंगी. तो ये question में हमें explicitly पूछा नहीं था कि इन तीनों चीज़ों को लिखो, but when such a question of inflationary gap and inflationary gap का है, आप assume करो कि आपको तीनों चीज़ें लिखनी है कि उसका meaning क्या है, what causes it and how, what implications does it have for the economy. इससे एक structured way में आ जाता है आपका question का एक essence and it looks good to the examiner. Then हम fourth point में जो हमने question में पूछा है हम वही लिख रहे हैं कि how can it be corrected through टैक्सेशन पॉलिसी. ऑल्सो गाइज यहाँ पे इस डायग्राम में अगर हम नोट करें तो अगेन लेबलिंग, ठीक है, एंड एवरी पॉइंट इज लेबल्ड. आप कुछ भी नाम रख दो हर पॉइंट का, बट एवरी पॉइंट नीड्स टू बी लेबल्ड. एंड देन आई हैव मेड अ लेजेंड ऑल्सो कि मैंने आई जी को मैंने इन्फ्लेशनरी गैप बोला, ADF इज फुल एम्प्लॉयमेंट, AD नॉट इज लेवल ऑफ AD विच इज करंटली इन द इकोनॉमी, Y इज इक्वल टू AS इज योर एग्रीगेट सप्लाई एंड द एंगल इज ऑल्सो मेजर्ड. सो प्लीज keep in mind all these things and do comment below if you want me to make a separate video on diagram building, because I think economics में क्या है कि काफ़ी लोगों को diagrams के basics नहीं पता, because also it relates to maths as well. जैसे maths में हम y is equal to जो भी चीज़ होती है x बोलते हैं, economics में it is different, it is completely the reverse thing. So you say x is equal to y. So yeah, do comment if you want me to make a video on that. But measure your label your diagrams very very carefully, as अगर आपको थोड़ा सा वैसा एग्जामिनर मिलता है जो केयर करता है इन चीज़ों के बारे में, तो it is very important. And वैसे भी you should have these things very very you should have these things mastered. मूविंग ऑन, वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम IED. आई नो ये आपके अब CUT के सिलेबस से रिमूव हो गया, बट दैट डजेंट मीन कि हमें बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ना. बोर्ड्स में ये पढ़ना ही पड़ेगा. इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये CUT के सिलेबस में से रिमूव हो गया, बट यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. स्टिल वी आर वेटिंग सम नोटिफिकेशन और सम अपडेट फ्रॉम NTA, बट दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर वीडियो. सो इसमें देर इज़ क्वेश्चन जिसमें लिखा है कि ड्रॉ कंपैरिजन बिटवीन द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना. आई थिंक दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी, आई सॉ वन मोर क्वेश्चन वेयर अ स्टेटमेंट
has been given कि India and Pakistan gained independence around the same time but they have traveled different distances since then. ऐसा कुछ question करके ये statement basis में भी ये same question आ सकता है. But they mainly want you to this is from comparative economic development and they want you to draw overall आपको analysis करना है इंडिया और पाकिस्तान का इस question में. So understanding the question is also part of it. So again make a proper intro. मैंने ये dates भी दे दी थी यहाँ पे but it's really not that important but you can give if you remember them and I also gave a heading. It also gives a good impression. You can also underline the heading if you want and then I have written कि they have followed largely the same strategies but have produced varying results. This is supported by the following points. So you have to write in points I suggest and हर point की एक heading बना दो कि GDP के basis पे मैं comparison करूँ तो ये आता है, GDP growth rate के basis पे comparison करूँ तो ये आता है and human development index के बारे में comparison करूँ तो ये आता है. And also when these comparison based questions are asked you have to cater to both GDP and equity वाली चीज़ें. तो ऐसा ना करना कि तीनों point same mention कर देना. Give a good bifurcation in the points also. And again since in my paper this question was for 3 marks आप 4 points भी mention कर सकते हो. Maybe you can take the gender gap between अलग अलग दोनों countries में आप उनको explain कर सकते हो, उनमें differentiate draw कर सकते हो. There are many factors. ठीक है, वो तो specific हो गया subject के but you can give 4 points as well if you want. बाकी ये question if I would have written in the 4 mark form also this question is still very very good. This answer is still very very good in that aspect. Moving on to the long type questions. These are your 6 mark questions and they are to be written within with 100 to 120 or 150 words I think. ये इसकी limit है. And again these questions can either be a very big numerical which will be mostly from your national income chapter क्योंकि इतना बड़ा न्यूमेरिकल आ ही वहीं से सकता है और इट कैन बी अ थियोरेटिकल क्वेश्चन लाइक एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ समथिंग लाइक मनी मल्टीप्लायर का प्रोसेस एक्सप्लेन करते हुए आ सकता है जिसमें आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ प्रोसेस एक्सप्लेन करना है. ठीक है, या फिर ये आपको 2 पार्ट्स में आ सकता है कि आपको 2 पार्ट्स मिल जाएं 3+3 के. हमारे केस में सिंस 5 मार्क्स थे जो टोटल हाईएस्ट क्वेश्चन के मार्क्स थे तो वो तब 2.5 + 2.5 में आता था. अब ये 3+3 में आ सकता है एंड इट कैन ऑल्सो बी अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. अगेन जो मोस्टली पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग है केस स्टडी बेस्ड में आपको ये 2 पार्ट्स में ही आएगा. एक पार्ट में आपको नॉर्मल का क्वेश्चन आ जाएगा कोई, दूसरे पार्ट में केस स्टडी में. सो जो पार्ट्स वाले क्वेश्चन है उसमें 3 मार्क्स में वही स्ट्रैटेजी यूज़ होगी जो हमने पहले डिस्कस करी है. बट अगर ये बहुत बड़ा न्यूमेरिकल आता है या कोई बहुत बड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो वी नीड टू डिस्कस सम एग्जाम्पल. जैसे ये क्वेश्चन था जो 2022 में आया था, इसमें यू वर रिक्वायर्ड टू फाइंड 2 थिंग्स, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड ऑपरेटिंग सरप्लस. एंड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्लस ये टेबल दी हुई थी. ठीक है, तो अगेन इसमें वही प्रोसीजर अप्लाई होगा जो हमने पहले डिस्कस करा है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस में. आपको प्रॉपर लिखना है पहले तो कि व्हाट इज़ गिवन टू यू एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे एक स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, आपके माइंड में भी क्लियर रहेगा एंड यू विल नॉट फॉरगेट इट. ठीक है, एंड देन आई हैव ऑल्सो रिटन हेयर by the expenditure method of calculating GDP and then I have given the formula. I also wrote full names in the formula. I thought कि because there was so much disparity between NCERT and other books that we referred, मुझे लगा कि पूरे नाम लिख देते हैं, confusion avoid होएगी. And then I wrote the formula in abbreviated form and I put it in a box. So it gave a very neat impression. This question was for 5 marks in my paper. ठीक है, and उसके बाद I applied the formula. And then I gave another formula here जिसको भी आप हाईलाइट कर सकते हो if you want. And then I arrived at the final answer. ठीक है, ये एक आंसर हो गया हमारा जिसमें हमें बोला था गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है. ठीक है, एंड नाउ ऑन द नेक्स्ट पार्ट जहाँ पे हमें ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है. सो अगेन आई रोट बाय द इनकम मेथड प्रॉपरली एंड देन आई रोट फुल नेम्स एंड देन द फॉर्मूला इन बॉक्स फॉर्म एंड देन आई अराइव्ड एट द फाइनल आंसर. सो आप बहुत नीटली अप्रोच करो. अगेन इफ़ यू हैव इशूज़ in these types of questions I suggest आप इनको पहले रफ में सॉल्व करो and then you solve them in the actual paper.
बट डू इट वेरी नीटली बिकॉज आई हैव सीन केसेस, आई हैव सीन सो मैनी केसेस जहाँ पे आंसर सही है बट कटिंग की वजह से एग्जामिनर मे बी कट्स योर मार्क्स और समथिंग, है ना, कन्फ्यूजन हो जाती है बहुत. सो यू शुड अवॉइड कन्फ्यूजन इन द पेपर एज मच एज पॉसिबल. You should give the examiner a very confident outlook of yourself. This becomes very important if you want to get maybe full score. So it becomes very important. You have to take care of these things. Next guys, again this is a part based question. I don't think we need to discuss it, but ये एक part था question का, which is explain why regular salaried employees are more in urban areas than rural areas. This is a basic thing. I have discussed everything. इसमें की heading लिखनी है आपको और एक structured way में answer लिखना है point form में. So I am skipping this and this is a case study based question. इसमें एक paragraph दिया था पूरा from the Economic Times. एंड उसके बेसिस पे यू हैड टू आंसर दिस क्वेश्चन कि क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं टू कंट्रोल द एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ द पैंडमिक. तो अगेन दिस वॉज सॉर्ट ऑफ अ करंट अफेयर क्वेश्चन बट नॉट रियली, बिकॉज अगर आपने नहीं भी पढ़े करंट अफेयर्स तो आप ये कर सकते हो. बट एज आई मैंशनड इन माई स्ट्रैटेजी वीडियो एज वेल कि हाउ यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन बोथ CUET एंड बोर्ड्स, उसमें मैंने ये बोला था कि करंट अफेयर्स आप पढ़ो, आप लर्न मत करो, बट आप ऐसे तरीके से पढ़ो कि अगर क्वेश्चन कुछ आता है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में इन बोर्ड या फिर CUET, आपको उसका थोड़ा थोड़ा आइडिया रहेगा. ठीक है. सो इन दिस क्वेश्चन इट वॉज आस्क्ड कि क्या क्या इनिशिएटिव्स रहेंगे टू कंट्रोल द एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ द पैंडमिक. I wrote an intro for this कि the government initiatives taken to control adversities of the pandemic have been with the basic goal of stimulating the economy and boosting growth while also controlling inflation. You can get these points in the paragraph है जो आपने paragraph आपको मिला है या जो essay आपको मिला है, जैसे यहाँ पे Economic Times का article था. But you can also if you read current affairs आपको खुद भी ये चीज़ें पता होंगी, because again ये वहीं आएंगे जो current में चल रहा है. Maybe it is from the economic survey, RBI का कोई article हो सकता है या फिर ऐसे Economic Times, Times of India के articles हो सकते हैं. So in this I wrote 2 points. Mainly with government spending and accommodative stance by RBI. So ये fiscal policy and monetary policy के बेसिस पे मैंने आंसर करा था, बिकॉज आई रेड करंट अफेयर्स. एंड अगेन ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो इट रियली हेल्प्स यू, क्योंकि आप करंट में वो लिख सकते हो. एग्जामिनर्स विल रियली अप्रिशिएट इट. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. Thanks a lot for watching, and again if you have any doubt related to answer writing, CUET, economics, anything, do comment below and let me know. We'll try to answer it as soon as possible. And again answer writing is very important क्योंकि आपने थ्योरी अब सारी probably पढ़ ली होगी, but you also need to know how you can frame your answers for full marks. So thank you for watching this video and best of luck for your boards and CUET.